हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पर ईरान को ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ईरान शुरू से ही ताकतवर था। किसी जमाने में यह अंग्रेजों का बहुत बड़ा पिट्ठू हुआ करता था। तब ईरान में बादशाहत हुआ करती थी और ईरान के बादशाह अंग्रेजों के चमचे हुआ करते थे। लेकिन जब हालात ने करवट बदला तब ईरानी इनकलाब ने मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। अंग्रेजों के पांव उखड़ गए और अब ईरान में इस्लामी जमहूरियत के तहत ही काम करती है। सुप्रीम लीडर ही वहां सबसे बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। सुप्रीम लीडर ही ईरान के रहबरे इनकलाब है। वहां भी जमहूरियत है, लेकिन वो शक्ल यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक के डेमोक्रेसी के पैमाने पर फिट नहीं बैठती। इसलिए ईरान में मौजूद हुकूमत को कट्टरपंथियों की हुकूमत कहा जाता है, जबकि डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी करने वाली बड़ी बड़ी ताकतों के पैमाने में ईरान फिट नहीं बैठता। यूरोप और अमेरिका की डेमोक्रेसी के पैमाने में बहुत बड़े तानाशाह और बादशाह फिट बैठते हैं, पर ईरान फिट नहीं बैठता। इसलिए अभी भी मगरिब की नजर में ईरान खटक रहा है, क्योंकि वो इजराइल का दुश्मन है। अमेरिका उसे पसंद नहीं करता। ब्रिटेन की आंखों में खटकता है, क्योंकि ईरान पर पहले ब्रिटेन का असर था, लेकिन ईरानी क्रांति ने ब्रिटेन का सफाया कर दिया। लेकिन जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई है, तब से ईरान ने 12 रोज की जंग के दौरान अपनी ताकत का नमूना दिखाया है। जब ईरान ने इजराइल के छक्के छुड़ाए, तब से ही मगरबी ममालिक ने ईरान को हल्के में लेना छोड़ दिया है। अब मगरबी मुल्कों के ख्यालात तब्दील होने लगे, तब से ही इजराइल की टांग कांपने लगी है। अमेरिका का नजरिया भी बदलने लगा है। यही वजह है कि ईरान पर फिर से इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब से इतर ईरान के भीतर क्या हालात हैं? ईरान की नदियां सूखने लगी हैं। सूखे की वजह से तेहरान में हजारों लोग शहर खाली करके दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन ईरान ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मिडिल ईस्ट समेत तमाम ममालिक में सूखे से निजात पाने के लिए दुआएं की गई। अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाकर जारू कतार आंसू बहाए गए। बारिश के लिए दुआएं की गई, जिसके बाद इतनी जोरदार बारिश हुई कि ईरान के कई शहर पानी से लबरेज हो गए। अब ईरान के भीतर ऐसे हालात हो गए हैं कि कई शहरों में सैलाब आ चुका है। इसे ही कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए कहा जाता है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब इंसान अपने रब को याद करने लगता है। बारिश, सूरज, चांद, सितारे, ये सब किसी इंसान की पैदावार नहीं है। इसे रब ने बनाया है और इन पर रब कायनात का ही कंट्रोल है। हर शय पर रब कादिर है। जिस बारिश को आज भी इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वही बारिश दुआओं की वजह से हो रही है। ईरान के साथ भी यही हुआ। ईरान में कहद साली ने बहुत कुछ देखने को मजबूर कर दिया, लेकिन जब दुआओं में हाथ उठ गए, लोगों ने दुआएं शुरू कर दी, जिसके बाद ईरान में सैलाब आ गया और ईरान सैलाब से बचने की कोशिश कर रहा है। आखिर कैसे बड़े बड़े दुश्मनों की आंख में खटकने लगा ईरान? आखिर कैसे मगरबी ममालिक को ठेंगा दिखा रहा इस्लामी जमहूरिया? आखिर कैसे सूखे से परेशान था ईरान? आखिर कैसे दुआओं की वजह से कहत साली से मिली निजात? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। ईरान में जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला वाकया है। अक्टूबर से 16 नवंबर तक पूरे ईरान में रिकॉर्ड तोड़ सूखा पड़ रहा था और ये लगातार 5-6 साल से देखा गया। इस साल बारिश 85 से 89% कम हुई थी। तेहरान में कई सदियों का रिकॉर्ड टूट गया। 1 से 2 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से कई डैम खाली हो चुके थे। तेहरान के 5 बड़े डैम में पानी 10% से भी कम बचा हुआ था। कुछ जगहों पर 5 से 8% पानी ही रह गया था। हुकूमत ने सूखे से बचने के लिए बकायदा पानी में कटौती भी शुरू कर दी थी। तेहरान में पानी की इतनी भीषण किल्लत की वजह से लोग टैंकर भरवाते थे। नल सूखे रहने लगे, रात में प्रेशर कम कर देते थे। कई जगहों पर कटौती शुरू हो गई। सरकार ने अलर्ट किया था कि अगर नवंबर के आखिरी तक बारिश न हुई तो तेहरान को खाली करना पड़ सकता है। यानी जो तेहरान ईरान की राजधानी है, वही ईरान अपनी राजधानी को खाली कर देगा, जहां 14 मिलियन लोग रहते हैं। 14 मिलियन लोगों का मतलब है कि लगभग 1.5 करोड़ ईरानी अवाम। ईरान के लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि इस कहत साली का निजात कहां से मिलेगा। इसके लिए ना तो क्लाउड सीडिंग के जरिए निजात पाया जा सकता है और ना ही अमेरिका, इंग्लैंड या मगरबी ममालिक की मदद से बारिश कराई जा सकती है।
बल्कि ये तो सिर्फ उसी के जरिए मुमकिन हो सकता है जो जमीनों आसमान का मालिक है। लिहाजा मस्जिदों में नमाज होने लगी, दुआएं की जाने लगी, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने के दौर शुरू हो गया। 15 और 16 नवंबर को आर्टिफिशियल बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग भी कराई गई, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं मिला। कुल मिलाकर ईरान पानी की बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझ रहा था। लोग डर रहे थे कि अब तो डे जीरो आने वाला है, लेकिन अचानक से हालात बदलने लगे। रहमत इलाही ने जोश मारा और 17 नवंबर को ईरान के मगरिब में जोरदार बारिश होने लगी। और ये बारिश इतनी जोरदार हुई कि इलाम, करमान शाह, कुर्दिस्तान, लूरिस्तान और मगरबी अजरबैजान जैसे सूबों में काफी ज्यादा जोरदार बारिश हुई। सूखी और बंजर हो चुकी जमीनों पर पानी इतनी जोरदार तरीके से गिरना शुरू हुआ कि वो बारिश जमीन के भीतर जाने के बजाय सतह पर फैल गई और कई जगहों पर सैलाब आ गया। इलाम के अब्दानन में गांव के भीतर पानी घुस गया, जिसके नतीजे में 40 से 50 घर सैलाब सदा हो गए। कुर्दिस्तान और किरमान शाह में सड़कें ही बह गईं, गाड़ियां फंस गईं। रेड क्रिसेंट की टीमें घरों से पानी निकाल रही हैं, सड़कें साफ कर रही हैं। हालांकि शुक्र है अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। थोड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन ये बारिश का बहुत बड़ी नेमत बनकर आई है। इससे बहुत राहत मिली है। डैम में पानी भी आ जाएगा और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा। तेहरान में अब भी बारिश कम है, वहां क्राइसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर में कुछ बर्फबारी हुई है, जो इस कहत साली से निजात पाने के लिए अच्छी अलामत मानी जा रही है। खैर, दुआओं के बाद बारिश हुई है और इससे ईरान को थोड़ी राहत जरूर होगी। ईरान अभी भी बड़े बड़े ममालिक की आंख में खटक रहा है। वो अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। ईरान पर अमेरिका परमाणु हथियार बनाने का इल्जाम लगा रहा है। ईरान को तबाह करने के लिए इसराइल बड़े बड़े मंसूबे भी बनाता है, लेकिन यह बात भी सच है कि बगैर अमेरिकी मदद के एक रोवा भी उखाड़ने की औकात भी इसराइल की नहीं है। उसे कदम कदम पर अमेरिका का साथ चाहिए। आज के दौर में अमेरिका के बगैर इसराइल का कोई वजूद ही नहीं है, लिहाजा ईरान उसके लिए बहुत खतरनाक है। अभी भी अमेरिकी सदर ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए राजी हो जाए। न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए भी वो अपने हिसाब से उसे राजी करना चाहते हैं, ना कि दो तरफा बातचीत के जरिए कोई समझौता करना चाहते हैं। एक तरफा डील करके वो ईरान के ऊपर अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं, लेकिन ईरान उनके तमाम मंसूबों को पहले से ही जानता है। उसे ये मालूम है कि अगर वो उनके सामने झुक गया तो वही होगा जो हाल लीबिया का हुआ। अगर ईरान ने उनका मुकाबला नहीं किया, जरा से इनके मुकाबले में कमजोर हुआ, तो उसका भी हाल वही होगा जो इराक का हुआ। उसका भी वही हाल होगा जो सूडान का हो रहा है, नाइजीरिया का हो रहा है, जिसकी झलक लेबनान और सीरिया में दिखाई दे रही है। लिहाजा अपना वजूद बनाए रखने के लिए ईरान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना होगी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछ उनसे कोई वो गुलाम किसका था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @shams_tabrez-qazi। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।